लोग पूछते हैं तुम मेरे पति हो, मुझे शर्म से सिर झुकाना पड़ता है। तुमसे शादी करके मैंने अपनी किस्मत खुद बर्बाद की है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सूरज। ना पैसा, ना रुतबा, ना स्टाइल, आखिर तुम में है क्या? तुम कहीं जाके मर जाओ। बस बहुत हो गया सूरज, हर जगह तुम मुझे शर्मिंदा ही करते हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया संध्या? तुम्हारे साथ दिखना भी शर्मिंदगी है। मैंने सिर्फ तुम्हारा साथ चाहा था। तुम मेरे नाम के साथ जुड़े होने के लायक भी नहीं हो। मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुम्हारी औकात बस दूर खड़े रहने की है, मेरे पास आने की नहीं। मैंने सपने देखे थे ऊंची जिंदगी के, और मिली मुझे तुम्हारी ये गरीबी। तुम मेरे स्टेटस पे कलंक हो सूरज। सूरज, मैंने तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश की थी। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। बड़े बड़े झूमर, चमचमाते कपड़े, महंगे परफ्यूम की खुशबू और शराब के गिलासों की खनक। ये शहर की सबसे हाई प्रोफाइल पार्टी थी, और उसी पार्टी के बीचों बीच एक इंसान खड़ा था, भीगा हुआ, चुप, सिर झुकाए हुए। नाम सूरज। उसके सामने गुस्से से कांपती खड़ी थी उसकी पत्नी संध्या। बस बहुत हो गया सूरज। संध्या की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा हॉल अचानक खामोश हो गया। कितनी बार कह चुकी हूं मैं, मुझे ये घटिया जिंदगी नहीं चाहिए। न तुम्हारे पास पैसे हैं, न रुतबा, न ढंग की शक्ल सूरत, और ऊपर से ये बेवकूफी वाली चुप्पी। सूरज कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में शर्म नहीं, दर्द था, ऐसा दर्द जो बोल नहीं सकता। संध्या ने गुस्से में टेबल से पानी का गिलास उठाया। उसके पिता घबराकर आगे बढ़े। संध्या, बेटा, रहने दो, लोग देख रहे हैं। लेकिन संध्या पलटकर चिल्लाई, आप चुप रहिए पिताजी, आपकी वजह से ही तो ये गड्ढा मेरी जिंदगी में आया है। आप कंगाल हुए और मुझे इस सड़कचाप आदमी के गले बांध दिया गया। पूरा हॉल सन्न। न इसे कपड़े पहनने का ढंग आता है, न बोलने की तमीज, न इसमें जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर बात पर चुप, हर ताने पर चुप। क्या आदमी हो तुम, या मिट्टी का ढेर? और अगले ही पल संध्या ने पूरा गिलास सूरज के ऊपर उड़ेल दिया। पानी उसके चेहरे, बालों और कपड़ों से बहने लगा। सूट भीग गया, आंखें झपकने लगीं। कुछ सेकंड के लिए पूरी पार्टी की सांसें रुक गईं। फिर कोई फुसफुसाया, बेचारा। किसी ने हंस दिया। गरीब आदमी है, यही नसीब होता है। उसे अपनी औकात से ज्यादा सपने नहीं देखना चाहिए थे। क्यों इतनी अमीर लड़की से शादी की? सूरज ने हाथ से पानी पोंछा, सिर झुकाया। एक शब्द नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में एक आवाज गूंज रही थी। मैं तुम्हें दौलत से नहीं, इंसानियत से परखना चाहता था, और तुमने मुझे भीड़ के सामने मिट्टी बना दिया। जिस आदमी को आज सब निकम्मा और गरीब समझ रहे हैं, अगर इन्हें उसकी सच्चाई पता चल जाए तो यही लोग अपनी नजरों से गिर जाएंगे। कुछ महीने पहले संध्या की दुनिया टूट रही थी। उसके पिता का बिजनेस पूरी तरह डूब चुका था। बैंक के नोटिस, कर्जदारों की धमकियां, घर नीलाम होने की तारीखें। घर में रोशनी कम, चेहरों पर डर ज्यादा। और उसी घर में पहली बार सूरज ने संध्या को देखा। वह किसी पार्टी में नहीं थी, ना मेकअप था, ना दिखावा। साधारण कपड़ों में, आंखों में डर और मजबूरी। वही पल सूरज के दिल पर भारी पड़ गया। ये बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, उसने मन में कहा, या शायद मैं इसे वैसा देखना चाहता हूं। उस दिन सूरज जानता था कि अगर वह अपनी असली पहचान से आया तो संध्या उसे नहीं, उसकी दौलत को देखेगी। और यही वह चीज थी जिससे सूरज डरता था। उस रात उसने फैसला किया, मैं इसके सामने गरीब बनकर जाऊंगा। अगर यह मुझे अपनाए तो सिर्फ मेरी सूरत और मेरी इंसानियत से। संध्या के पिता सब जानते थे सूरज कौन है, कितना बड़ा आदमी है, कितनी बड़ी कंपनी का मालिक है। लेकिन सूरज ने साफ कह दिया, अगर संध्या को मेरी असली हैसियत का जरा सा भी शक हुआ तो आपका सारा कर्ज वापस आपकी जिम्मेदारी होगा। मुझे उसे वैसा ही देखना है जैसी वह एक आम आदमी के साथ होती है। पिता मजबूर थे। इज्जत, घर, बेटी सब दांव पर लगा था। और उधर
संध्या सोच रही थी, मेरी जिंदगी खत्म हो गई एक गरीब आदमी के साथ। और सूरज सोच रहा था, शायद मेरी जिंदगी यहीं से शुरू होगी। लेकिन उसे क्या पता था, जिस लड़की से वह सूरज से प्यार चाहता था, वही लड़की उसकी इज्जत नीलाम कर देगी। शादी को 6 महीने हो चुके थे, 6 महीने, और सूरज को ऐसा लगने लगा था जैसे उसने अपनी पूरी उम्र इसी चुप्पी में गुजार दी हो। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आती और सूरज उठकर सबसे पहले संध्या को देखता। वह अक्सर आईने के सामने खड़ी रहती, अपने चेहरे को देखती, जैसे खुद से पूछ रही हो, क्या यही जिंदगी थी जो मैंने सोची थी? सूरज चुपचाप तैयार होता, ऑफिस जाने से पहले चाय बनाता और धीरे से कहता, चाय। संध्या बिना देखे बोल देती, रख दो। कोई शुक्रिया नहीं, कोई मुस्कान नहीं, बस एक ठंडा सा आदेश। आज भी वही हुआ। सूरज ने चाय रखी, बैग उठाया और जाने लगा। सुनो, संध्या ने पीछे से आवाज दी। सूरज रुका, उम्मीद से पलटा। आज शाम मेरे पापा आ रहे हैं, उसने कहा, और एक बड़ी पार्टी का न्योता आया है। कौन सी पार्टी? सूरज ने पूछा। बैंक और बिजनेस वालों की, संध्या ने लापरवाही से कहा। शहर के बड़े लोग आएंगे। सूरज समझ गया, यह कोई आम पार्टी नहीं थी, यह संध्या के लिए अपनी इज्जत बचाने का मौका थी। हमें जाना होगा। संध्या सूरज को तो नहीं साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने खास तौर पर सूरज को आने के लिए कहा था, और संध्या को इस बात से हमेशा चिढ़ थी कि पापा इस मामूली से नौकर को इतना सर पर क्यों चढ़ाते हैं। हर वक्त सूरज सूरज क्यों करते रहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं नहीं जाऊंगा, सूरज ने कहना शुरू किया। नहीं, संध्या ने काट दिया, हम जाएंगे, लेकिन अच्छे कपड़े पहनकर जाना, मेरी बेइज्जती मत कर देना। लोगों को दिखाना है कि मैं अभी भी किसी से कम नहीं हूं। उसकी आवाज में डर था, लेकिन घमंड की परत में ढका हुआ। शाम को संध्या के पिता आए। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में राहत। बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, आज की पार्टी बहुत जरूरी है, बैंक वालों से थोड़ी बात बन रही है। संध्या ने तुरंत पूछा, मैं कैसी लग रही हूं? बहुत अच्छी, पिता ने कहा, लेकिन फिर सूरज की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शर्म और मजबूरी थी। उन्हें पता था यह आदमी कौन है, और यह भी पता था कि उनकी बेटी किसे रोज अपमानित करती है, लेकिन वे कुछ नहीं कह सकते थे। रात को तैयारी शुरू हुई। संध्या अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगी, एक एक करके फेंकने लगी। ये साड़ी बहुत सस्ती है, ये ड्रेस पुरानी लग रही है, ये तो मेरी सहेली की ड्रेस जैसी है। सूरज चुपचाप खड़ा देखता रहा। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? संध्या झुंझला गई। समझ नहीं आता कि मुझे किस हाल में वहां जाना है। तुम जैसी हो वैसी ही सबसे अच्छी लगती हो, सूरज ने धीमे से कहा। संध्या पलटी। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है, उसने कहा। तुम्हें लगता है सादगी से सब कुछ हो जाता है। दुनिया पैसे और रुतबे से चलती है सूरज, प्यार से नहीं। ये शब्द सूरज के दिल में उतर गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद संध्या की मां की तस्वीर के सामने खड़ी होकर संध्या बुदबुदाई, अगर आप जिंदा होती तो मेरी शादी किसी राजा से करवाती, किसी गरीब से नहीं। सूरज ने यह सुना और पहली बार उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कमरे में जाकर वह साड़ी का बॉक्स उठाया जो वह बहुत प्यार से संध्या के लिए लेकर आया था, और संध्या को ला कर दिया। संध्या ने इतनी महंगी साड़ी देखी तो कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? सूरज ने बात टालनी चाहिए, लेकिन संध्या ने उसे यहां भी जलील कर दिया। कहीं चोरी डकैती तो नहीं करने लगे, या फिर मेरे पापा से पैसे मांगकर लाए हो ताकि मैं तुमसे खुश हो जाऊं? सूरज ने कुछ नहीं कहा। उसने कमरे में जाकर अपना सूट निकाला, वही पुराना सादा सूट। वह जानता था आज वही सूट उसे लोगों के सामने छोटा बना देगा, लेकिन वह फिर भी पहनेगा, क्योंकि उसने खुद चुना था यह रास्ता। संध्या की सूरत से प्यार पाने के लिए उसने अपनी हैसियत को दफन कर दिया था। संध्या के पिता धीरे से सूरज के पास आए। बेटा, उनकी आवाज कांप रही थी, अगर आज कुछ गलत हो गया। सूरज ने शांति से कहा, चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। पिता ने उसकी तरफ देखा। इतना बड़ा आदमी और इतना छोटा बनकर जी रहा है। उन्हें अपनी बेटी पर नहीं, अपने ऊपर शर्म आने लगी। गाड़ी में बैठते वक्त संध्या ने एक बार सूरज को देखा, उसके कपड़े, उसका सादा अंदाज। तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करते हो क्या? उसने कहा। नहीं, सूरज बोला,
मैं बस वही हूं जो हूं। यही तो परेशानी है, संध्या ने ठंडी आवाज में कहा। तुम वही हो, और मैं इससे बहुत ऊपर की जिंदगी चाहती थी। गाड़ी आगे बढ़ गई। सड़क की लाइटें उनके चेहरों पर पड़ती रहीं। एक तरफ सूरज का प्यार और उम्मीद, दूसरी तरफ संध्या का डर और घमंड, और दोनों के बीच खामोशी का एक लंबा फासला। सूरज ने खिड़की से बाहर देखा। उसे वह दिन याद आया जब उसने संध्या को पहली बार देखा था, साधारण कपड़ों में, डरी हुई, मासूम। मैंने उसी लड़की से प्यार किया था। क्या वह लड़की अब भी कहीं जिंदा है? गाड़ी जैसे जैसे पार्टी हॉल के करीब आ रही थी, उसका दिल उतना ही भारी होता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था आज कुछ टूटने वाला है। शायद उसका सब्र, शायद उसकी उम्मीद, या शायद उसका प्यार। पार्टी हॉल के बाहर गाड़ी रुकी। तेज रोशनी, कैमरों की चमक, लोगों की हंसी, हर चीज संध्या को उसकी दुनिया की याद दिला रही थी। वह गाड़ी से उतरी तो उसकी चाल में वही पुराना घमंड लौट आया, मानो वह फिर से वही लड़की बन गई हो जिसे कभी किसी की जरूरत नहीं थी। सूरज उसके पीछे उतरा। साधारण सूट, सादा अंदाज, शांत चेहरा। संध्या ने पलटकर उसे देखा। एक सेकंड के लिए उसके दिल में झिझक आई, फिर वहीं चिढ़। सीधे रहना, उसने धीमे से कहा, और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सूरज ने सिर हिला दिया। वह जानता था आज उसे सिर्फ खड़ा रहना है और सहना है। हॉल के अंदर घुसते ही संध्या के चेहरे पर नकली मुस्कान फैल गई। अरे संध्या, कितनी अच्छी लग रही हो। कब आई तुम? वह सबको गले लगाती हंसती खुद को फिर से ऊपर साबित करने में लग गई। कोई पूछता, आपके पति कहाँ हैं? वह इधर उधर देखकर कहती, आ रहे होंगे, इन्हें ऐसे माहौल की आदत नहीं है। सूरज थोड़ी दूरी पर खड़ा था, सब सुन रहा था, पर कुछ नहीं कह रहा था। थोड़ी देर में सूरज खुद उनके पास आया। संध्या के दोस्तों और रिश्तेदारों का छोटा सा ग्रुप बना हुआ था। एक औरत ने उसे देखकर पूछा, आप ही हैं संध्या के पति? जी, सूरज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आप क्या काम करते हैं? उसने सामान्य सा सवाल किया। सूरज कुछ बोलने ही वाला था कि संध्या बीच में कूद पड़ी। अरे छोड़िए भी, वह हंसकर बोली, इनका काम पूछकर क्या करेंगे? छोटी सी नौकरी है, जैसे तैसे गुजारा चल जाता है। सब हंस दिए। सूरज की आंखें झुक गईं। एक आदमी ने मजाक में कहा, तो फिर तो आप बड़े शांत होंगे, कमाने का इतना दबाव रहता होगा। संध्या ने झट से कहा, शांत नहीं, बेजान। एक पल को सूरज का दिल जैसे रुक गया। लोगों की हंसी उसके कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। कुछ देर बाद संध्या के पिता वहां आए। उन्होंने माहौल को भांप लिया। संध्या, उन्होंने धीरे से कहा, बस करो बेटा। संध्या पलट गई। आप फिर शुरू हो गए? उसने झुंझलाकर कहा। आप हमेशा इन्हीं की तरफदारी करते हैं। आपकी वजह से ही तो ये आदमी मेरी जिंदगी में आया है। पिता चुप हो गए। उनकी आंखों में बेबसी थी। तभी किसी ने पूछा, संध्या, तुम्हें अपने पति पर गर्व है? यह सवाल संध्या के अंदर दबा हुआ जहर बाहर ले आया। गर्व? उसने हंसते हुए कहा, गर्व तब होता है जब आदमी कुछ करने लायक हो। सूरज की तरफ देखकर उसने कहा, न इन्हें कपड़े पहनने का ढंग आता है, न बोलने की तमीज, न जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट। हर बात पर चुप, हर ताने पर चुप। क्या आदमी हो तुम, या मिट्टी का ढेर? पूरा ग्रुप सन्न रह गया। सूरज की उंगलियां कांप गईं, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। संध्या ने गुस्से में पास की टेबल से पानी का गिलास उठाया। उसके पिता घबरा कर आगे बढ़े। संध्या, बेटा, लोग देख रहे हैं। लेकिन संध्या चीख पड़ी, आप चुप रहिए पिताजी, आपकी वजह से ही तो ये गधा मेरी जिंदगी में आया है। आप कंगाल हुए और मुझे इस सड़क छाप आदमी के गले बांध दिया गया। और अगले ही पल उसने पूरा गिलास सूरज के ऊपर उड़ेल दिया। पानी उसके चेहरे, बालों और सूट से बहने लगा। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर कोई फुसफुसाया, बेचारा। किसी ने धीमे से कहा, गरीब आदमी है, यही नसीब होता है। सूरज ने धीरे से हाथ उठाकर पानी पोंछा, सिर झुकाया, एक शब्द नहीं बोला। उसके अंदर कुछ टूट गया था, लेकिन बाहर वह अब भी वही शांत आदमी था। हॉल के एक कोने में अमित खड़ा था। उसकी आंखें सख्त हो गईं। वह सब देख रहा था, हर शब्द, हर अपमान। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, बस
अब बहुत हो गया है, लेकिन अभी नहीं। अभी सच को सामने नहीं आना था। अभी सूरज को इस दर्द से गुजरना था। संध्या ने गिलास नीचे रख दिया और मुड़कर चली गई, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। और सूरज, वह वहीं खड़ा रहा, भीगा हुआ, खामोश, टूटा हुआ। उसे याद आया जब उसने संध्या से प्यार करने का फैसला किया था। मैं चाहता था कि कोई मुझे सूरज से चाहे, मेरी इंसानियत से चाहे, और आज उसी इंसानियत को सबके सामने कुचल दिया गया था। पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस हॉल में हुआ अपमान अभी भी हवा में तैर रहा था। संध्या आगे आगे चल रही थी और सूरज उसके पीछे, वही भीगा हुआ, वही चुप। गाड़ी में बैठते ही संध्या ने शीशा नीचे किया और बाहर की ठंडी हवा को अंदर आने दिया, मानो उसे अपने अंदर की गर्मी और गुस्सा ठंडा करना हो। आज तो तुम्हारी वजह से मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। सूरज ने बहुत धीरे से पूछा, तुम्हारी इज्जत या मेरी? संध्या ने तीखी नजर से देखा। तुम्हारी इज्जत है ही कहां? इज्जत उसी की होती है जिसके पास कुछ हो। तुम्हारे पास है क्या? गाड़ी में सन्नाटा छा गया। सूरज ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दिल जैसे पत्थर बन चुका था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ इम्तिहान नहीं था, यह उसकी मोहब्बत की तौहीन थी। दूसरी तरफ हॉल के कोने में खड़ा अमित अब भी वहीं था। उसने देखा था कैसे सूरज को सबके सामने तोड़ा गया, कैसे एक अरबों की कंपनी का मालिक एक मामूली नौकर की तरह अपमानित किया गया। अमित ने मोबाइल निकाला, एक के बाद एक मैसेज भेजने लगा। सर की सेफ्टी का ध्यान रखना, कल की मीटिंग कंफर्म है, सभी सीनियर मैनेजमेंट को पार्टी के लिए अलर्ट रखो। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा इज्जत। अब और नहीं, अब सच खुद रास्ता बनाएगा। घर पहुंचे तो संध्या बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चली गई। सूरज ड्राइंग रूम में ही बैठ गया। गीले कपड़े उतारकर उसने कुर्सी पर रख दिए। एक गिलास पानी लिया, लेकिन होंठों तक ले जाकर भी पी नहीं पाया। उसे वही पल याद आ रहा था जब उसने संध्या को पहली बार देखा था, डरी हुई, टूटी हुई, लेकिन मासूम। मैंने उसी लड़की से प्यार किया था। क्या वह लड़की कभी थी भी, या मैंने खुद ही उसे गढ़ लिया था? उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह रोया नहीं। आज उसे रोने का भी हक्का नहीं लग रहा था। संध्या के पिता अपने कमरे में बैठे थे, हाथ कांप रहे थे। उन्हें सब याद आ रहा था, सूरज की शर्त, उसकी शालीनता और आज उनकी बेटी का व्यवहार। उन्होंने खुद से कहा, मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक फरिश्ते को आग में झोंक दिया। दरवाजा खटखटाया, सूरज अंदर आया। पिताजी। पिता ने सिर झुका लिया। बेटा, मैं अपराधी हूं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सूरज ने शांति से कहा, आप मजबूर थे, मैंने खुद ये रास्ता चुना था। पर आज, पिता की आवाज भर्रा गई, आज मेरी बेटी ने तुम्हारी आत्मा तोड़ दी। सूरज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद आज मेरा भ्रम टूटा है। मोहब्बत आंखें बंद करके नहीं करनी चाहिए थी। यह पहली बार था जब सूरज ने अपनी गलती को स्वीकार किया। अगली सुबह अमित सूरज से मिलने आया, साधारण कपड़ों में, जैसे हमेशा आता था। सर, उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। अमित, सूरज ने उसे रोक दिया, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तो फिर आप चुप क्यों हैं? अमित फट पड़ा। कल जो हुआ वह अपमान नहीं, अपराध था। सूरज ने धीरे से कहा, अभी नहीं। कब तक? अमित की आवाज कांपने लगी। आप कब तक अपनी इज्जत को खुद कुचलते रहेंगे? सूरज खिड़की के पास गया। बाहर धूप चमक रही थी, लेकिन उसके अंदर अंधेरा था। मैं चाहता हूं कि सच मेरे गुस्से से नहीं, हालात से निकले, सूरज बोला, ताकि किसी को यह न लगे कि मैंने बदला लिया। अमित चुप हो गया। लेकिन तैयारी पूरी रखो, सूरज ने कहा, अब पर्दा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अमित की आंखों में चमक आ गई। जैसा आप कहें सर। उधर संध्या आईने के सामने खड़ी थी, अपने चेहरे को देख रही थी। कल की पार्टी उसे जीत लग रही थी। उसे लग रहा था कि उसने सूरज को उसकी औकात दिखा दी। अब समझ में आ गया होगा इसे, उसने खुद से कहा। गरीबी क्या होती है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी घबराहट भी थी। अगर ये आदमी सच में टूट गया तो फिर मैं किस पर गुस्सा निकालूंगी? और उसी शाम अमित के पास एक के बाद एक कॉल आने लगे।
सूरज की कंपनी के बड़े अफसर, बिजनेस पार्टनर और पुराने क्लाइंट सब उसी शहर में थे। एक भव्य कॉरपोरेट इवेंट होने वाला था, उसी होटल में, उसी हॉल में। अमित ने फोन रखते हुए कहा, अब वही जगह गवाह बनेगी जहां एक आदमी को मिट्टी बनाया गया था, वहीं उसकी असली पहचान सिर उठाकर खड़ी होगी। सूरज खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। उसके होंठों से बस एक ही बात निकली, मैंने उसे इंसान समझने का मौका दिया, अब वक्त है कि वह मुझे समझे। वही हॉल, वही झूमर, वही चमक दमक, वही मेहमान, लेकिन इस बार माहौल अलग था। ये कोई आम पार्टी नहीं थी, ये एक बड़ा कॉरपोरेट इवेंट था। देश के बड़े बिजनेसमैन, बैंक के चेयरमैन, मल्टीनेशनल कंपनियों के डायरेक्टर, मीडिया सब मौजूद थे। हॉल के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, सुराज ग्रुप एनुअल बिजनेस समिट। लेकिन संध्या ने यह नाम नहीं पढ़ा। वह हमेशा की तरह शीशे में खुद को देखती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके साथ सूरज था, वही सादा कपड़ों में, वही शांत चेहरा। संध्या के मन में एक ही सोच थी, आज भी इसे दिखाना है कि इसकी कोई औकात नहीं है। अंदर जाते ही लोग आपस में बातें कर रहे थे। आज सूरज मल्होत्रा खुद आने वाले हैं, देश के टॉप 10 बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। कितनी सादगी है उस आदमी में, सुना है खुद बहुत सिंपल रहते हैं। संध्या ने यह सब सुना, लेकिन ध्यान नहीं दिया। उसके लिए सूरज मल्होत्रा कोई और था, उसका पति सूरज नहीं। स्टेज पर माइक संभालते हुए अमित खड़ा हुआ। आज वह असिस्टेंट नहीं लग रहा था, आज वह एक बड़े अधिकारी की तरह खड़ा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द एनुअल समिट ऑफ सुराज ग्रुप। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। संध्या चौंकी। उसने पहली बार ध्यान से स्टेज की तरफ देखा। अमित आगे बोला, आज हमारे लिए यह इवेंट खास है क्योंकि आज हमारे चेयरमैन खुद यहां मौजूद हैं। संध्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अनजाने में सूरज की तरफ देखा। वह बिल्कुल शांत खड़ा था। अमित ने माइक पर कहा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। कल इसी हॉल में एक इंसान की बेइज्जती की गई थी। एक आदमी को भीड़ के सामने गरीब, निकम्मा और बेकार कहा गया था। उस पर पानी फेंका गया था। हॉल में हलचल मच गई। वह आदमी कोई आम इंसान नहीं था। संध्या के हाथ कांपने लगे। अमित की आवाज और भारी हो गई। वह आदमी है सूरज मल्होत्रा, सुराज ग्रुप के मालिक, इस देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के चेयरमैन। पूरा हॉल सन्न। एक पल के लिए समय रुक गया। संध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं, उसके होंठ कांपने लगे। ये झूठ है, अमित ने आगे कहा। सुराज ग्रुप की वैल्यू है 12,000 करोड़ रुपए। देश के 5 बड़े बैंकों में इनके अकाउंट्स हैं। 3 देशों में इनकी कंपनियां चल रही हैं। हजारों लोग जिनकी रोजी रोटी से जुड़े हैं। वह आदमी आप सबके सामने कल भीगा हुआ खड़ा था। हॉल में मौजूद कई लोग खड़े हो गए। कुछ बोले, ये वही सूरज मल्होत्रा हैं? इतनी सादगी, ऐसा आदमी कभी दिखावा नहीं करता। तभी अमित ने हाथ से इशारा किया, सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। सूरज ने सिर उठाया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां गूंज उठीं, लेकिन सूरज की आंखें संध्या को ढूंढ रही थीं। संध्या वहीं जड़ बनी खड़ी थी। उसके हाथ से पर्स गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। जिसे मैंने गधा कहा, वह करोड़ों का मालिक है। जिसे मैंने सड़क छाप कहा, वह इस हॉल का मालिक है। सूरज स्टेज पर पहुंचा, माइक पकड़ा, तालियां थमी। उसने कहा, कल इसी हॉल में मेरी बेइज्जती हुई थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा कि मुझे गरीब कहा गया। मुझे बुरा इस बात का लगा कि मुझे इंसान नहीं समझा गया। पूरा हॉल शांत था। मैंने अपनी पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि कोई मुझे मेरी दौलत से नहीं, मेरी सूरत और मेरी इंसानियत से अपनाता है या नहीं। उसकी नजर संध्या पर गई। पर शायद मैंने गलत जगह उम्मीद लगा ली। संध्या रोते हुए आगे बढ़ी। सूरज, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा था तुम। सूरज ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। यही फर्क है संध्या, उसने शांत स्वर में कहा। तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या हूं। तुमने सिर्फ यह देखा कि मेरे पास क्या नहीं है। संध्या फूट फूट कर रो पड़ी। अगर मुझे पहले पता होता, सूरज ने उसकी बात काट दी।
अगर तुम्हें पहले पता होता तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरी दौलत से प्यार करती। पूरा हॉल सांस रोके सुन रहा था। संध्या के पिता कांपते हुए आगे आए। बेटा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। सूरज ने झुककर उनके पैर छुए। आप मजबूर थे पिताजी, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी थी कि मैंने मोहब्बत को इम्तिहान बना दिया। संध्या ने रोते हुए कहा, अब मैं बदल जाऊंगी, मैं सच में तुम्हें समझूंगी। सूरज ने उसकी आंखों में देखा, उसी लड़की को ढूंढा जिससे उसने कभी प्यार किया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस दिन तुमने मुझे गरीब समझकर ठुकराया था, उस दिन मेरा दिल टूट गया था, और जब तुमने मुझे अमीर समझकर अपनाना चाहा, उस दिन मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझे नहीं, मेरी हैसियत को चाहती हो। सूरज ने धीरे से कहा, मोहब्बत मजबूरी में नहीं, इज्जत में जिंदा रहती है, और तुमने मेरी इज्जत सबके सामने तोड़ दी थी। उसने अमित की तरफ देखा। कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दो। अमित ने सिर हिलाया। संध्या घुटनों पर बैठ गई। सूरज, मुझे अकेला मत छोड़ो। सूरज ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं खुद को बचा रहा हूं। पूरा हॉल खामोश था। जिस आदमी को कल भीगा हुआ, चुप और बेबस समझा गया था, आज वही आदमी सर उठाकर खड़ा था, और जिसने उसे मिट्टी समझा था, वह आज खुद टूट चुकी थी। जो इंसान को उसकी गरीबी में ठुकराए, वह उसकी अमीरी में उसे पाने का हकदार नहीं होता। मोहब्बत दौलत से नहीं, इज्जत से जिंदा रहती है। दोस्तों, क्या सूरज ने संध्या को छोड़कर ठीक किया या उसे एक और मौका देना चाहिए था? और अगर आप सूरज की जगह होते तो क्या करते? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो हमें दिल से सपोर्ट करें। धन्यवाद।